दोस्तों स्वागत है ध्येय की नई टेस्ट सीरीज में। तो इस वाले टेस्ट में हम देखेंगे ध्येय का जो जीएस का टेस्ट देखे थे आर ओ के लिए आर ओ का जो जीएस का टेस्ट हमने देखा था उसकी सीरीज में ये तीसरे नंबर का टेस्ट है। 2 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा उसको तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। तमाम ध्येय के भी टेस्ट पड़े हुए हैं और अन्य कोचिंगों के भी पड़े हुए हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आर के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए और इसकी मेंस की तैयारी करने के लिए भी आपसे जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका। इससे पहले हिंदी के जो भी जितने टेस्ट हैं लगभग हमने 4 कोचिंगों के पूरे कंप्लीट डाल दिए हैं। उसको भी हिंदी को भी देख सकते हैं आप। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का भी क्लास चल रही है तो इंडियन पॉलिटी को भी देख सकते हैं आप। तो उसको पीडीएफ के थ्रू पढ़ाया गया है आपको और बेहतर कंटेंट देने की का विचार जो मन में था उसको हमने शुरू कर दिया है। और उसके अलावा हमने उसी का PYQ जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसी से फंडामेंटल ऐड पढ़ाया हमने, तो उसका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको अगली वीडियो में दे दिया जाएगा। ठीक है, ये सब चल रहा है। अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, फ्री है सब। ठीक है, चलिए देखते हैं ध्येय का जो टेस्ट है। इसका जीएस का पहला क्वेश्चन क्या है। ये आर के लिए है, आर के लिए। इसका एग्जाम अप्रैल मई जून किसी महीने में भी हो सकता है। तो अपनी तैयारी को जारी रखिए। कैलेंडर में जो भी यार अच्छी दिन जो पड़े हुए डेट बचे हुए हैं उसी में होगा इसका एग्ज़ाम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है आर का ध्येय का जो टेस्ट है। इसका जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी या आसपास का क्षेत्र कहा जाता है। तो अमलैंड कहा जाता है, हिंटरलैंड कहा जाता है और ए तथा बी दोनों कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो अमलैंड भी कहते हैं उसको, हिंटरलैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो जो नगर होता है, जो सेंटर होता है इसका, तो सेंटर में ज़्यादा पॉपुलेशन डेंस होती है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। ठीक है, बाहर से लोग भी यहाँ पे आते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इस बीच वाला जो एरिया है, जैसे कहीं भी आप होंगे किसी भी शहर में, तो उस शहर की जो कोर एरिया है वो काफ़ी डेंस हो जाता है और काफ़ी यहाँ पॉपुलेशन हो जाती है, मार्केट बड़ी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो अनेक तरह की सुविधाएँ तो बहुत रहती हैं मगर समस्याएँ भी अनेक हो जाती हैं। तो इसके लोड को कम करने के लिए जो बाहर से भी अन्य क्षेत्र के जो कम डेवलपमेंट वाले एरिया हैं वो कम डेवलप वाले एरिया के लोग इधर आते हैं और वो भी मार्केट करते हैं। तो हिंटरलैंड और सब डेवलपमेंट के लिए एक नगर इधर किनारे किनारे बसा जाता, आसपास के क्षेत्र में बना जाता है ताकि लोड इस पर कम हो। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट ये है और दूसरा एक सुरक्षा वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का हो जाता है, तो बहुत डिटेल में मत समझिए। ये समझिए कि जो सेंटर वाले भाग है जिसके लोड को किसी तरह से कम करने के लिए जो किनारे के जो बाहर के क्षेत्र होते हैं उनको डेवलप किया जाता है। तो जो वो क्षेत्र हैं उसको अमलैंड कहते हैं या हिंटरलैंड कहते हैं, या दूसरी भाषा में इसको समझेंगे तो मान लीजिए हमने मार्केट की भाषा में समझाया, पॉपुलेशन की भाषा में समझाया। इसके अलावा ये डेवलप मतलब रिसोर्सेज के मामले में भी होते हैं, रिसोर्स भी ज़्यादा रहते हैं तो आसपास के एरिया में भी जो डेवलप हो जाता है। मान लीजिए बीच में रिसोर्स बहुत ज़्यादा है और जो इसके आसपास के जो एरिया डेवलप होता है तो पूरा की मिला के हिंटरलैंड कहा जाता है इसको। ठीक है, तो जो हिंटरलैंड जो है इसी को कहा जाता है। तो सिंपल इसका दोनों ही बन सकते हैं, ए और बी दोनों ही सकते हैं इसके। ठीक है, तो नगर के आसपास के जो क्षेत्र होता है उसको हिंटरलैंड कहते हैं। ये भी तरह समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, सिंपल है कि नगर का जो प्रतिवेशी या आसपास का क्षेत्र है उसको आमलैंड या हिंटरलैंड कहते हैं, दोनों ही कहते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन है कि समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है तो किसका होता है। समुद्र तल के जो निकट का जो क्षेत्र होता है, नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है, किसका होता है। संप्राय मैदान, लोयस का मैदान, कास्ट का मैदान, हिमानी का मैदान। तो क्या होता है ये, तो संप्राय मैदान होता है, ये आंसर सही है। ठीक है, समुद्र तल के निकट जो नदियों का अपरदन के परिणाम स्वरूप संप्राय मैदान डेवलपमेंट होता है। ठीक है, पहला आंसर इसका सही है। भारत का जो अरावली क्षेत्र है, पेरिस का जो बेसिन है, मिसिसिपी बेसिन है, इत्यादि जो है ये इसी मैदान के उदाहरण हैं। ठीक है, संप्राय मैदान के। ठीक, कास्ट क्षेत्र क्या होता है। कास्ट मैदान का निर्माण चूने वाले प्रदेश में होता है। तो जो चूना वाला प्रदेश होता है उस वहाँ पे जहाँ चूने की मात्रा ज़्यादा होती है चट्टानों में, तो वहाँ पे कास्ट मैदान जो होते हैं डेवलप होते हैं। लोयस का मैदान क्या होता है, तो लोयस जो होता है पवन के अपरदन के कारण ये सब निर्माण होता है लोयस का। ठीक है, चलिए तो इसका ए आंसर सही है, याद रखिएगा। दूसरे का ए सही है। ठीक है, दूसरे का ए आंसर सही है। तीसरा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रमुख घाटियाँ हैं और उसकी अवस्थिति बतानी है, कौन सी घाटी कहाँ पे है। तो रैबिट घाटी सब जानते हैं, यूएसए में है रैबिट घाटी, 2 हो गया ये। रैबिट घाटी यूएसए में है। और हैप्पी घाटी कहाँ पे है, हैप्पी घाटी जो है हांगकांग चीन में है, 1 आंसर हो गया। हंटर घाटी कहाँ है, तो हंटर घाटी ऑस्ट्रेलिया में है, 4 हो गया। स्वात घाटी सब जानते हैं पाकिस्तान में है, तो 2 1 4 3 इसका आंसर होगा। तो बी आंसर सही है इसका, 2 1 4 3। ठीक है, बी वाला। अगला है
चौथे नंबर का निम्नलिखित झील में से कौन सी एक भ्रंश घाटी में स्थित है? तो टिटिकाका है, बैकाल है, चाड है, विक्टोरिया है। तो थोड़ा सा ज्योग्राफी आपको अंदाजा होगा अगर अफ्रीका का, तो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो ये है विक्टोरिया है, यही भ्रंश घाटी में स्थित है। डी आंसर सही है, विक्टोरिया जो है भ्रंश घाटी में स्थित है। ठीक है, बाकी जो झील युगांडा है, तंजानिया है, केनिया की सीमा पर स्थित है। ठीक है, यह जो झील है युगांडा, तंजानिया तथा केनिया की सीमा पर स्थित है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही है, विक्टोरिया जो है वो भ्रंश घाटी में है। अगला है कि ऊर्जा संयंत्र है और संबंधित राज्य है, किससे है? तो पतरातू है, ग्वाल पहाड़ी है, चमेरा है और मुप डाल है। तो ऊर्जा संयंत्र है ये। ठीक है, तो चमेरा एक जो है जल विद्युत संयंत्र है, चमेरा। चमेरा जानते कहाँ है? चमेरा जो है झारखंड में है। ठीक है, तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी जो पतरातू है झारखंड में है। ठीक, ग्वाल पहाड़ी जो है वो हरियाणा में है। ठीक है, ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में है। ठीक है, और जो मुपंडाल है जो तमिलनाडु में भी। ठीक है, तो सब इसमें सही है। इसका सी वाला गलत है, चमेरा जो झारखंड में है। अगला देखते हैं, अगला 6 नंबर का है कि तिब्बत का पठार समुद्र तल की से औसत ऊंचाई उसकी तिब्बत के पठार की क्या है? तो तिब्बत के पठार को कितनी ऊंचाई है बताना है। तो 25 मीटर है, 2500 मीटर है, 3500 मीटर है, 4500 मीटर है या 5500 मीटर है? तो कितना है ये? तो 4500 मीटर, समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पे 4.5 किलोमीटर के आसपास, 4.5 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई है इसकी। ठीक है, तो सी आंसर सत्य है। 5वां है निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो प्रमुख रेलवे मार्ग है, जुड़ने वाले स्टेशन है। तो ट्रांस साइबेरियन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आर के लिए और यूपीपीसीएस में डायरेक्ट एक ये ट्रांस साइबेरियन को सीधे दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और मिलान भी करा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो बताना है आपको कि कौन सा किससे मैच कर रहा है, कौन सा सही मैच नहीं है। तो जो ट्रांस साइबेरियन है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, तो ये तो ठीक है। ट्रांस साइबेरियन है, पूरा साइबेरिया को क्रॉस करता है ये। तो ये पूरा रूस के यूरोपीय रूस से निकलते हुए ये रूस के पूर्वी एरिया तक जाता है, व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ठीक है, तो पहला ठीक है। जो कनाडियन पैसिफिक है वो हैलीफैक्स एवं वैंकूवर से होके, कनाडा से होके, सॉरी हैलीफैक्स से और वैंकूवर कनाडा का एक शहर है, वो आ जाता है। तो पूरा इस सही से कनाडा में, दोनों ही कनाडा के शहर है, तो हैलीफैक्स से लेके वैंकूवर तक जाता है। ठीक है, तीसरा है ट्रांस एंडीज जो है वालपरेजो से एवं ब्यूनस आयर्स के बीच में है, ट्रांस एंडीज। तो एंडीज जो पहाड़ी है इसको पार करते हुए निकलता है ये। जो केप कायरा है वारसा से कायरा जाता है, तो जो केप कायरा है वो वारसा से कायरा नहीं जाता। ठीक है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। केप कायरा रेल मार्ग जो है कायरा से केप टाउन तक जाता है। ठीक है, कायरा से केप टाउन तक जाता है ये, केप टाउन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। तो ये डी वाला सही नहीं था, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। अगला है नगर दिया हुआ है और देश दिया हुआ है। तो डरबिन शहर कहाँ पे है? तो डरबिन पूछ रहा है आपसे कहाँ पे, 8वें का, तो अफ्रीका में है। तो डरबिन जो है डार्विन है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो यही मैं पहला विचार करना और बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला सही सुमेलित नहीं है। लाओस जो है नाइजीरिया में है, लामोस दिया है, तो लामोस नाइजीरिया में है। ठीक है, नैरोबी केनिया की राजधानी है। ठीक है, 2-3 इसका सही है, बी आंसर सत्य है, 2-3 ठीक है। अगला 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है? तो बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज क्रो मैग्नॉक को, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, नियंडरथल मानव को और सानेनथ्रोपस को माना जाता है। तो किसको माना जाता है? सानेनथ्रोपस। तो किसको माना जाता है ये 9वें का बताइए आंसर। तो क्रो मैग्नॉक उनको माना जाता है, क्रो मैग्नॉन, ये आंसर इसका सही है। ठीक है, तो इसके बारे में मानव का जो विकास हुआ था इसके बारे में एक वीडियो हम बना देंगे,
ठीक है, तो इसे पूरा आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। 9वां हो गया। 10वां है अरल सागर के बारे में। अरल सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? तो अरल सागर किन दो देशों के मध्य अवस्थित है पूछ रहे हैं। तो कजाकिस्तान और रूस के बीच में ही है, ये आंसर ही सही है। ठीक है, ओ सॉरी रूस नहीं है भाई, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के बीच में है। इसका बी आंसर सही है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अरल सागर स्थित है। ठीक है, मध्य एशिया में लवणी जल की एक बड़ी झील है, लवणी झील है, ये भी याद रखिएगा। जो अलर झील है लवणी झील है, सूख के कांटा हो गई ये। ठीक है, सूख के कांटा हो गई ये झील, बहुत पहले झील बहुत बड़ी थी, अब सूख के एकदम से कांटा हो गई, छोटी सी हो गई है एकदम से। बहुत माइनर से एरिया बचा हुआ है, कुछ दिन में भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए। 11वां क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन निम्नलिखित पर विचार करना है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, फिल्लाह, उत्तमासा अंतरीप है, उपरोक्त में से अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित कौन सा है? पूछ रहा है अफ्रीका से संबंधित कौन सा है। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है ये किस राज्य, किस देश में बताइए? ड्रैकेंसबर्ग तो दक्षिण अफ्रीका है, पूर्वी दक्षिण अफ्रीका में, पूर्वी उच्च भाग है, दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी उच्च भाग है। ठीक है, फिल्लाह जो है यह जो मिस्र में है, मिस्र के किसान को कहते हैं फिल्लाह, मिस्र के किसान को। ठीक है, उत्तमासा अंतरीप जो है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम छोर को कहते हैं। ठीक है, तो उत्तमासा अंतरीप जो है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम छोर को कहते हैं उत्तमासा अंतरीप। केप होप कहते हैं इसी को। अगर केप होप रहता तुरंत आप समझ गए होते। तो इसका बी आंसर से तीनों ही सही सुमेलित हैं। ठीक है, अगला है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित हमको बताना है। तो कोलोराडो जो है संयुक्त अमेरिका में, ये ठीक है, ए आंसर इसका सही। कोलोराडो अब सही सुमेलित पूछा है, पहला ही सही सुमेलित हो गया, इसका मतलब तीनों गलत है, तो ए आंसर हम लगा देंगे इसको। ठीक है, एशिया माइनर जो है मिस्र को नहीं कहते, तुर्की को कहते हैं। अनातोलिया का पठार जो है फ्रांस में नहीं है, तुर्की में है। और चियापास जो अर्जेंटीना में नहीं है, ये कहाँ पे है? चियापास दक्षिणी मैक्सिको में है, मैक्सिको में। ठीक है, मैक्सिको में है। कह रहा 13 नंबर का कह रहा कि विश्व के प्रमुख जो खान क्षेत्र हैं दिए गए हैं उनके बारे में बताना है। तो लैब्राडोर गर्त एक खान क्षेत्र है। ठीक है, पहला ठीक है। और कारागांडा बेसिन, तो कारागांडा बेसिन जो है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। कारागांडा बेसिन कोयले के लिए बहुत फेमस है। दूसरा गलत हो गया। दूसरा गलत, अगर दूसरा काट दीजिए तो इसमें उपरोक्त सभी मतलब 2 आ जाएगा, इसमें भी 2, इसमें भी है। इस सी आंसर सही होगा। एक है, और जो सुपीरियर झील वाला क्षेत्र है यहाँ भी कोयला खनन होता है। और टाम प्राइल हिल जो है यहाँ भी खनन होता है कोयले का। ठीक है, तो सॉरी अयस्क, लॉ अयस्क का। ठीक है, यहाँ भी लॉ अयस्क है, यहाँ भी लॉ अयस्क है, और यहाँ भी लॉ अयस्क है। 1, 3, 4 इसका आंसर सही, सी आंसर सत्य है इसका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो है जो कारक है जो स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो स्थानीय पवनें जो जैसे चिनूक हो गया आपका, मरैल्लू हो गई, फिर से डॉक्टर विंड हो गई, मिस्ट्रल हो गई, फान हो गई, जो सब हैं उनके जो बनने के लिए क्या मतलब कि क्या क्या कारण उत्तरदायी हैं उनको उत्पत्ति के? तो पर्वत के ऊपरी भाग, तटीय भूमियाँ, मरुस्थल, तो क्या क्या हैं? तो सभी पर्वत के ऊपरी भाग भी जिम्मेदार हैं, तटीय भूमियाँ भी हैं, और मरुस्थल भी जिम्मेदार हैं। सभी जिम्मेदार है, डी आंसर इसका सही है। उनकी उत्पत्ति के लिए सभी जिम्मेदार हैं। अगला नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार जो है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उपरोक्त में सभी। तो नीलगिरी पहाड़ी का स्थान 2 राज्य, 2 तो सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, 2 तो सभी जानते होंगे, मगर कर्नाटक भी में डी आंसर सत्य, तीनों राज्य में अवस्थित है, तीनों को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो डी आंसर सही था इसका। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, इसका कारण क्या है? तो भारत का विशाल देशांतरी विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध विभाजन, या पृथ्वी का घूर्णन। तो 16वें का क्या जिम्मेदार है? तो ये तीनों तो जिम्मेदार नहीं है, इसका पहला ही सत्य है, देशांतरी विस्तार। तो 2 घंटे का फर्क है, देशांतरी विस्तार इसका 2 गैप है। तो जो इधर सबसे पूर्वी भारत जो है ये इस वाले विभाग में आता है, तो दोनों पूर्वी ही लिखा जाएगा इसमें। ठीक है, ईस्ट में ही है। तो यहाँ पे कितना है? जो उत्तराखंड का जो अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र आता है, तो ये है 92 आसपास के क्षेत्र, 92.25 है, 92.25 के आसपास क्षेत्र है ईस्ट में। और ये यहाँ वाला है अभी 62 के आसपास है। ठीक है,
सॉरी 68 के आसपास, 68.97 है, 92 नहीं 97 है, 68.7 है, 68 डिग्री 7 मिनट और 98 97 डिग्री 25 मिनट इधर भी है। तो इन दोनों का जब गैप निकालेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 2 घंटे के बराबर आता है ये, ठीक 30 के अंदर आता है, 30 देशांतर के मध्य आता है लगभग। इसको दोनों घटाएंगे तो 30 आएगा, 30 देशांतर आता है। और एक देशांतर दो देशांतरों के बीच का जो समय लगता है उसको पार करने में तो 4 मिनट लगता है, 2 को पार करने में 4 मिनट लगता है। तो 30 को पार करने में कितना लगेगा, तो 3 गुणते 4, 30 गुणते 4 बराबर 120 मिनट लगेगा इनको। 120 मिनट मतलब तो हो गया 2 घंटे। इसी वजह से हमको 2 घंटे का समय लगता है जब सन जो है पूरा से इधर इस यहाँ से लेके और गुजरात वाले क्षेत्र में आने के लिए जो सन है, सन रे है, वो 2 घंटे का समय लेती है, ठीक है। अगर 2 बजे सुबह अगर उत्तराखंड में हो रहा है तो समझ लीजिए 6 बजे अगर सुबह पहली किरण उत्तराखंड में आ रही है, सॉरी उत्तराखंड करें, अरुणाचल प्रदेश में आ रही है तो 8 बजे नेट जो है गुजरात में वो पहुँचेगी, गुजरात में, ठीक है। तो वही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विचार करना है। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये ठीक है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से संपर्क करती हैं, तो कौन सा इसमें सही है बताइए। सिक्किम के 3 देश कौन से हैं, तो नेपाल है, भूटान है और चाइना तिब्बत वाला क्षेत्र जो है चाइना है, 3 है ये। त्रिपुरा का जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा, दोनों ही सत्य हैं, सी इसका आंसर सही है, दोनों ही सत्य हैं, इसके सी आंसर सत्य है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना है, ठीक है। तो पहला जो है 18 नंबर का दिया है, तो पहला जो दिया है कि हाइड्रोपोनिक्स जो है जल में पौधे को उगाना, बिल्कुल सही है। हॉर्टिकल्चर जो है बागानी के लिए भी ठीक है। विटीकल्चर अंगूर की खेती, ये भी सही है। एपी कल्चर जो है रेशम कीट पालन, तो एपी कल्चर से में जो है रेशम कीट पालन नहीं होता, ठीक है। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन होता है, मधुमक्खी पालन, ठीक है। तो डी आंसर से गड़बड़ हो गया, ठीक। 1 2 3 इससे सही, ए बी सी ठीक था, लास्ट वाला गलत था, तो डी आंसर सत्य है। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया जाता है, तो वायुमंडल में सबसे कम जो है आयतन ओजोन द्वारा धारण किया जाता है, ये बात सही कथन पूछा तो पहला ही सत्य है। ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है, तो ये गलत है। निचली सतह में भी, क्षोभ मंडल में भी हाइड्रोजन होती है, ओजोन होती है, O3, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो केवल एक आंसर इसका सत्य है, ठीक है। तो ओजोन गैस जो है लगभग 0.0000005% पाई जाती है, 5 जीरो के बाद 5 आता है, ठीक। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सा सबसे पहले घटित हुआ था। तो सबसे पहले रामोसी हुआ था, कि गडकरी हुआ था, रंगपुर हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए। रामोसी विद्रोह जो हुआ था लगभग रामोसी 1822 के आसपास हुआ था, ठीक है। और गडकरी जो विद्रोह हुआ था वो 1844 के आसपास हुआ था। इसमें जो है मराठा कृषक थे, मराठा और कृषक के बीच हुआ था, ठीक है। मराठा और कृषक के कारण जो हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था रामोसी। गडकरी विद्रोह भी महाराष्ट्र में हुआ था, कृषक विद्रोह था ये, ठीक है। और जो रंगपुर विद्रोह था, रंगपुर 1783 में हो गया था, ये भी कृषक विद्रोह था, कृषक, ये भी पश्चिम बंगाल में हुआ था, दिनाजपुर में पश्चिम बंगाल में था। और नील विद्रोह था 1859 में, ये भी कृषक विद्रोह ही था बंगाल में। तो पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन घटित हुआ था। सबसे पहले घटित हुआ था रंगपुर, 1783 में ही हो गया था ये, ठीक है। 1783 में सी आंसर सही है, रंगपुर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है 21 नंबर का। तो उसमें पहला कथन दिया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन इसमें कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो गलत है ये। बेंटिंग का दृष्टिकोण भारतीय समाचार के पत्र उदार था, तो पहला गलत है, दूसरा सत्य है। तो पहला गलत है, दूसरा सत्य है, डी आंसर सही है इसका, ठीक है। 21वें का डी आंसर सही है, 21 का डी सही है, पहला गलत है। तो किसी को चार्ल्स मेटकाफ को जो है, ये चार्ल्स मेटकाफ था, चार्ल्स मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, भारतीय समाचार पत्रों का, ठीक है। इसने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया था। तो पूछ देगा कभी कि लिबरेशन ऑफ प्रेस इंडिया एक्ट लागू किसने किया था, तो लॉर्ड जो था, ओ सॉरी चार्ल्स मेटकाफ था, ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ ने किया।
तो याद रखिए चार्ल्स मेटकाफ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 से बोल रहा है कि निम्न में से जो ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां थी तो उनका उद्देश्य, समितियां दिया उनका उद्देश्य दिया गया है, पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। तो सप्रू आयोग जो है बेरोजगारी की समीक्षा के लिए बना था। इसमें लॉर्ड वेलिंगटन जो था वायस राय था, लॉर्ड वेलिंगटन 1934 के आसपास ये हुआ था। हंटर आयोग जो है जो शिक्षा का आयोग था ये था। हंटर आयोग जो आया था ये 1882 के आसपास आया था, 1882 के आसपास, ठीक है। सप्रू आयोग 1834 के आसपास, सॉरी 1934 में आया था। और तो ब्रिटिश शिक्षा के लिए आया था, सॉरी शिक्षा के विकास के लिए था ये हंटर आयोग। इस समय जो था जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड रिपन, ठीक है। और इनाम आयोग जो आया था वो आया था 1852 में। ये अभी भूमि संविधान था, ये भी ठीक है। तीनों ही से कथन सत्य हैं, ठीक है। वही पूछा है कि सहायता से उत्तर का चयन किया, तीनों ही सत्य, डी इसका आंसर है। मगर इसके समय जो वायसराय था तो वायसराय तो नहीं था, गवर्नर जनरल कहते थे। 57 के बाद वायसराय हुआ था, तो डलहौजी था इसमें इनाम के बाद। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पर आता है। तो सबसे पहले कौन स्थापित हुआ था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले कौन आया था? तो याद रखिएगा पुर्तगाल सबसे पहला बना। पुर्तगाल जो था ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बनी थी। ये 1498 में बन गई थी, 1498 में। अंग्रेजी 1600 में बनी थी, 100 साल बाद बनी थी। कहीं 1600 देते हैं, कहीं 1602 दिया जाता है इसको। तो मंजूरी 1600 में मिल गई थी, 1602 में बन गई थी, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600 में बनी थी। और फ्रांसीसी जो बनी थी सबसे लास्ट में बनी थी, 1664 में बनी थी। सबसे पहले 100 साल पहले ही बन गई पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व कौन किया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व कौन किया था? तो इसको मूवी जो है आई थी, पानीपत जो मूवी आई थी, उसको अगर देख लेते तो कभी भूल भी नहीं करता है कि कौन आया था। तो सदाशिवराव भाऊ थे, सी आंसर सही, सदाशिवराव भाऊ, जो बुरी तरह से पराजित हुए थे इसमें और मराठा बर्बाद हो गए एकदम से। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक सुभाष चंद्र बोस द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। तो निम्नलिखित में से किस एक को सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? तो स्वामी विवेकानंद को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, गोपाल कृष्ण गोखले को या स्वामी विवेकानंद को? तो किसको कह दिए थे बताइए? स्वामी विवेकानंद को कहते हैं, डी आंसर सत्य है। तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। और स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और 1897 में याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में, 1897 में की, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्न युगों पर विचार करना है। तो समाचार पत्र दिया हुआ है और प्रकाशन दिया, ठीक है। तो पहला है द पायनियर महात्मा गांधी द्वारा, दूसरा नेशनल हेराल्ड जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, तीसरा स्वदेश वाहिनी जो है CR रेड्डी द्वारा, और चौथा है फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो कौन सा है जो सही सुमेलित बताना है हमको, सही सुमेलित कौन सा है इसमें चारों में? तो द पायनियर को महात्मा गांधी नहीं किए थे, तो यही गलत हो गया। प्रकाशन महात्मा गांधी नहीं, द पायनियर का प्रकाशन किए थे जॉर्ज एलेन ने, जॉर्ज एलेन द्वारा किया गया था, एलेन द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला है नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का था, ये बात ठीक है। नेशनल हेराल्ड के साथ तक चल रहा है, जवाहरलाल नेहरू था। स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्ले थे, ठीक है। तो स्वदेश वाहिनी के पिल्ले थे, CR रेड्डी नहीं थे, पिल्ले थे, के रामकृष्ण पिल्ले। और ये तारकनाथ दास सही है। तो इसका जो है 2 और 4 सही है, 2 और 4 सी आंसर सत्य है इसका, ठीक है। तो 2 और 4 मतलब नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का था, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का था। स्वदेश वाहिनी किसका था? तो स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्ले का था और जॉर्ज एलेन का था पायनियर, द पायनियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका का कार्यपालिका को पृथककरण करने की मांग उठी थी? तो किस में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की मांग हुई थी? तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन हो गया। तो कब ये हुई थी?
तो 1886 में हुई, 1905 में हुई, 1903 में हुई, 1885 में हुई थी। तो कब हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस ने, कब ये मांग की थी बताइए? तो 1886 में की थी, ए आंसर सही है। 1886 में जो इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, नौरोजी थे इसमें, नौरोजी। इसमें न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथककरण की बात की गई थी 1886 में। एक साल बाद ही कांग्रेस के 1885 में बनी, 1886 में इसने न्यायपालिका और कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेशन ऑफ पावर की बात इन्होंने की थी। पहला ठीक है इसमें। दूसरा जो है, दूसरा किसका है? दूसरा है 1905 में, 1905 बनारस अधिवेशन हुआ था। इसमें अध्यक्ष इसके गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, विजय पर पहली चर्चा हुई थी इसमें, स्वराज विजय पर पहली बार चर्चा हुई थी। और 1903 में कब हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। ललित मोहन घोष इसके अध्यक्ष थे। इसी में विश्वविद्यालय एक्ट जो था उसी समय आया था, तथा सरकारी गोपनीय कानूनों को वापस लेने की मांग की थी इसमें। तो भारतीय जो विश्वविद्यालय एक्ट था और तथा सरकार गोपनीय कानून को वापस लेने की, दोनों की मांग वापस करने की हुई थी। ठीक है, इसमें जो वायसराय कौन था तो बता दें तो सही रहता। वायसराय कौन था इसको कमेंट करके बताइए। ठीक है, 1885 में जो थे बम्बई अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष जो बने थे इसमें WC बनर्जी बने थे। भारतीय परिषद को बंद करके भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में, ठीक है, परीक्षा लिए जाने की बात की थी। भारत में भी लिए जाने की बात कही गई। तो भारतीय जो सिविल सेवा की परीक्षा भारत में भी लेने की बात की गई थी इसी में 1885 वाले में। तो इसका जो आंसर था ए सही था। नौरोजी जो बने थे इसमें 1886 में ये बात की, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कथन है कारण है तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा था। तो पहला ठीक है। ठीक है, 1854 में आया था चार्ल्स वुड डिस्पैच, पहला ठीक है इसमें। इसमें पहली बार व्यापक स्तर पर शिक्षा हेतु सुझाव एवं घोषणाएं की गई थी। कह रहा व्यापक स्तर पर शिक्षा में सुधार तथा सुझाव एवं घोषणाएं की गई थी। तो कौन सा इसमें सही है? तो पहला सत्य है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है आर का। आर भी पहला, दोनों ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए आंसर सही है 28 का। ठीक है, तो इसमें डलहौजी काल था, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सभी सम्मिलित नहीं है, देखिए नहीं यहाँ पे है। अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र, ये ठीक है। अवध किसान सभा जो है बाबा रामचंद्र, ये प्रांतीय किसान सभाओं का गठन हुआ था, प्रांतीय सभाएं थी। बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, एकदम सही। कृषक प्रजा पार्टी अबुल फजल हक, जो अजलुल हक जो थे, फजलुल हक हैं, फजलुल हक हैं। आंध्र प्रांतीय जो है इंदुलाल याग्निक, आंध्र प्रांतीय किसान सभा इंदुलाल याग्निक नहीं थे। डी वाला ही सही सुमेलित नहीं है इसका। ठीक है, डी वाला ही सही सुमेलित नहीं है इसका। जो आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है 1928 में NG रंगा ने की थी, NG रंगा। ठीक है, NG रंगा ने की थी। तो डी आंसर सत्य था इसका। 30 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटिन द्वारा निम्नलिखित में से किस युद्ध में अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया था? तो कौन सा युद्ध था? तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध नहीं था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध था, तृतीय आंग्ल अफगान नहीं था, डी नहीं था। बी आंसर सही है इसका। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल जो अफगान युद्ध था उसी में लॉर्ड लिटिन ने अग्रगामी नीति का अनुसरण किया था। ठीक है, तो इसी में गंडक की संधि हुई थी, गंडक की संधि 1878 से 80 के बीच मध्य युद्ध हुआ था। गंडक की संधि इसी में हुआ था। इसमें जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी इसमें इन्होंने इसको पॉलिसी को लागू किया था लॉर्ड लिटिन ने। अगला है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई, किसके अध्यक्ष में की गई थी? तो पुलिस आयोग जो बना था किसके उसमें बना था? तो एंड्रूज फ्रेजर के यंग हस्बैंड एंटोनी फ्रांसिस स्टॉकमैन। तो कौन था वो? तो एंड्रूज फ्रेजर था। ठीक है, 1902 में जो हुआ था एंड्रूज फ्रेजर आयोग भी कभी कभी कहते हैं इसको। तो उसमें था कि आयोग द्वारा पुलिस बल संख्या बढ़ाने और पुलिस अधिकारियों की सीधी नियुक्ति के लिए पर्याप्त वेतन इत्यादि की सिफारिश इन्होंने की थी। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी यात्री कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया? तो कौन था? विलियम फिंच, मिलडेल हॉल, जॉन चाइल्ड या विलियम हैजेज। तो कौन इसके साथ आया था और ये सब किया था? तो विलियम फिंच आया था, ये आंसर सही है। तो जो अंग्रेजी यात्री विलियम फिंच था, कैप्टन हॉकिंग के साथ भारत आया और उसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है फिंच है नाम उसका, एरॉन फिंच।
एरॉन फिंच नहीं है, वो विलियम फिंच है। महाकवि भरवी जिन्होंने किराता जुर्नियम जो लिखा था, किराता जुर्नियम नामक महाकाव्य लिखा था, निम्नलिखित में से किस एक शासक की राज्यसभा में निवास करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे यूपीएससी में क्वेश्चन इस तरह का पूछता है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो महेंद्र वर्मन प्रथम था, सिंधु विष्णु था, नरसिंह वर्मन था या नंदी वर्मन था? तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको बताइए कौन था ये। ठीक है, 33वें का बी आंसर सही है, वो सिंह विष्णु था, सिंह विष्णु, इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था ये, पल्लव वंश का संस्थापक, पल्लव वंश का संस्थापक था ये सिंह विष्णु। तो इसी के दरबार में रहते थे महाकवि। ठीक है, इनका याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। तो महाकवि जो भरवी थे, इनकी लेखक जो महाकाव्य था किरातु जुर्नियम था, किराता जुर्नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो अशोक के अभिलेख हैं और विषय के बारे में बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अशोक का जो पहला है पशु बलि की निंदा करता है पहले में, तो सुमेलित नहीं है बताना, तो पशु बलि की निंदा पहले में करता, ठीक है। चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा करता है, तो ये भी ठीक है 34वें का। पांचवा में धम्म की व्याख्या करता है, तो पांचवें में धम्म महापात्रों की नियुक्ति के लिए विषय में जानकारी देता है। ठीक है, धम्म धन्य महापुरुषों, महापात्रों कहते हैं, महापात्रों, धन्य महापात्रों। ठीक है, धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी देता है। ठीक है, 13वां में कहा कलिंग युद्ध है, 13वां में कलिंग युद्ध बताया है। ठीक है, तो सी वाला सही सुमेलित नहीं था। ठीक है, बाकी सब सही सुमेलित हैं, याद रखिएगा, इसको एक बार और देख के पूछ सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचार करना है। तो शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है, सत्य कथन बताना, तो पहला ठीक है इसका। पशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिस ने की थी, तो पशुपत संप्रदाय की स्थापना जो लकुलिस ने की थी, ये भी ठीक है, दोनों ही कथन सत्य है, सी आंसर सही है इसका, इसके दोनों ही कथन सत्य हैं 35 नंबर के। ठीक है, पशुपत जो है सूत्र इस मत का प्रमुख जो है सैद्धांतिक ग्रंथ है। तो जो पशुपत सूत्र जो है पशुपत संप्रदाय का जो है इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। तो अगला क्वेश्चन है, तो इसका सी था। ठीक है, 36 नंबर का ऋग्वेद किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो प्रथम मंडल है, तृतीय है, 10वां है और 8वां है। तो किस मंडल में किया गया है? 36वें का बी आंसर सही है, तृतीय मंडल में। तो गायत्री मंत्र लिखा कौन है, कुछ पता है आपको? विश्वामित्र ने लिखा था। ठीक है, 10 मंडल में से तीसरे मंडल में लिखा गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण काल से संबंधित है? तो नवपाषाण काल से संबंधित कौन सा है इसमें? तो भीमबेटका की गुफा का चित्र है, पशुपालन का आरंभ नहीं है, मानव द्वारा सर्वप्रथम आग का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, पहिए का प्रयोग हुआ था, तो 1, 3, 4 सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। ठीक है, 1, 3, 4 ये आंसर सत्य है। तो मध्य जो पाषाण काल था, ठीक है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का हुआ था, आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने हेतु कार्टज अर्मेडा व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। तो पुर्तगालियों द्वारा लागू की थी, ये आंसर सत्य है, पुर्तगालियों द्वारा। तो कार्टज अगर जो नहीं लेता था उनका जहाज़ को लूट लेते थे सब। ठीक है, और इसके बिना परमिट के जहाज़ अरब सागर नहीं लौट जाता था। ठीक है, तो इसके जो है जो अरबी जहाज़ बिना परमिट के अरब सागर नहीं जा सकते थे। ठीक है, बिना परमिट के कोई भी जहाज़ अरब सागर में नहीं जा सकती थी। कहने का मतलब इनका यही था कि अरब सागर पे पूरा कंट्रोल था इनका। ठीक है, तो इसको जो मुग़ल बादशाह जो अकबर थे, उनको भी कार्टज व्यवस्था के थ्रू कार्टज लेना पड़ता था, तो इंपॉर्टेंट था ये। तो डच पुर्तगालियों ने इसको स्टार्ट करा था। ठीक, अगला है अरब सागर और हिंद महासागर था। इस हिंद महासागर में भी बस अरब ही नहीं था अभी, कि मैंने अरब बोल दिया तो अरब सोचने लगेंगे, अब हिंद महासागर था। ठीक है, तो भारत के आसपास जितना भी क्षेत्र था, इसमें व्यापार करने के लिए सबको कार्टज व्यवस्था लेनी पड़ती थी। ठीक, अगला है धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचयिता है? इसके रचयिता कौन है? धर्म तृतीय रत्न, इशारा और शिवाजी की जीवनी किसने लिखा है?
बाल गंगाधर तिलक नहीं लिखे हैं। लाला लाजपत राय भी नहीं लिखे हैं। ज्योतिबा फूले नहीं लिखे हैं। सी आंसर सही है, ज्योतिबा फूले ने इसको लिखा है। दयानंद सरस्वती ने भी नहीं लिखा है। तो ज्योतिराव गोविंद राव फूले इनका पूरा नाम था। ज्योतिराव गोविंद राव फूले 1827 ईस्वी में से 1890 के बीच इन्होंने ये सब रचनाएं की। तो आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारक में से एक थे। ठीक है, इन्होंने शोषित और वंचित जातियों को सामाजिक और न्याय और आत्मसम्मान दिलाने के लिए कई कार्य किए। और इन्हीं कार्यों के क्षेत्र में 1851 में इन्होंने पूना में एक कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा सत्यशोधक समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। सत्यशोधक समाज 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज, ठीक है, उन्होंने स्थापित की। ठीक, धर्म त्रिरत्न के बारे में दिया, ये शिवाजी की जीवनी और इशारा। और उनकी एक और पुस्तक सबसे फेमस जो बार बार पूछता है, गुलामगिरी इन्हीं की पुस्तक है, इनकी रचनाओं में से एक है। 40वां है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव संबंधित थे। जो नामदेव किससे संबंधित है? तो रैदासी संप्रदाय से, बरकरी संप्रदाय से, नीपक संप्रदाय से, ब्रह्मा संप्रदाय से। तो किससे संबंधित है? ब्रह्म संप्रदाय से। तो किससे थे? तो बरकरी जो संप्रदाय था इससे संबंधित है। बी आंसर सही है। तो भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। इनके गुरु जो थे ज्ञानेश्वर थे, ज्ञानदेव जिनको कहते थे। ठीक है, और इनके कुछ पद जो हैं, इनको जो सिख ग्रंथ है, ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहब जो है, गुरु ग्रंथ साहब, उसमें भी संकलित किया गया है, साहिब में संकलित किया गया है इनका। ठीक है, अगला है बाबर द्वारा लड़े गए तीन करें। बाबर द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों का सही जो कालक्रम है कौन सा है? चंदेरी है, घाघरा है, खानवा है। तो पूछ रहा सही कालक्रम है कौन सा है? तो सबसे पहले उन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में, और चंदेरी का लड़ा था 1528 में, और घाघरा का युद्ध लड़ा था 1529 में। ठीक है, तो सबसे पहले खानवा लड़ा, फिर लड़ा उसने चंदेरी, ठीक है, फिर घाघरा। 3-1-2 इसका सही आंसर होगा। 3-1-2 सी आंसर सही है इसका। 1527, 1528, 1529। ठीक है, अगला है अष्टप्रधान और उनके कार्य जो है। शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे उनके कार्य बता रहे हैं। सुमंत जो है विदेश मंत्री था, ये ठीक है। सर ए नौबत सेना भर्ती संगठन था, तो ये भी ठीक है। और अमात्य जो था वित्त एवं राजस्व मंत्री था, ये भी ठीक है। तो तीनों ही सत्य हैं। डी आंसर सही है, तीनों ही इसके सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों विचार करना है। तो राज्य विधानसभा ने विधान परिषद के बारे में बताना है कौन सा सत्य सही नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है इसमें। तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। यह एक अस्थायी सदन है, ये भी ठीक है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में 1/6 जो सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो राज्यपाल द्वारा क्या मनोनीत किया जाता है? ठीक है, तो ये भी ठीक है। विधान परिषद सदस्यों बनने की जो मिनिमम एज है 30 वर्ष है, ये भी ठीक है। तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी तो ठीक है। तो गलत कौन सा है इसमें? कोई भी गलत नहीं है भाई, चारों ही सत्य है इसमें। ठीक है, याद रखिए चारों ही सत्य है, इसके बारे में कोई गलत नहीं है इसमें। इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो चारों ही इस कथन जो है सत्य है, कोई भी गड़बड़ नहीं है इसमें। ठीक है, अगला 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र नहीं है। तो कौन सा यूपी में ताप विद्युत संयंत्र नहीं है बताना है। तो ओबरा है, सिंगरौली है, टांडा, तीनों है। नरोरा नहीं है। नरोरा जो है वो है जो नरोरा बुलंदशहर में है। और ये यूरेनियम वाला क्या कहते हैं उसको, यूरेनियम से जो चलता है, परमाणु संयंत्र, परमाणु विद्युत संयंत्र है, कभी कभी याद नहीं आता, परमाणु विद्युत संयंत्र है ये। ठीक है, बी आंसर सही है इसका। 44 का बी सही है। मूल अधिकारों वाद योग्य है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि इसके हनन के लिए आप सीधे न्यायालय में जा सकते हैं या न्यायालय द्वारा लागू करवा सकते हैं इसको। तो इस पर सार्वजनिक रूप से बहस की जा सकती है, इस पर सार्वजनिक रूप से बहस नहीं की जा सकती। इसको लागू करवाने हेतु न्यायालय की शरण ली जा सकती है। तो सी वाला ही सत्य है इसका, यही इसका मतलब है। इस नंबर क्वेश्चन है कि चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य जो योग्यता थी वो क्या नहीं थी। तो योग्यता पूछ रहा है कि उस समय जो कालीन में
सबसे पहले जो हम प्राचीन भारत में जब देखते हैं तो चोल ने लोकल गवर्नेंस, जो अभी आज हमारा पंचायत है, उस तरह की व्यवस्था का प्रारंभ किया था। ठीक है, तो उसी के बारे में क्वेश्चन है कि जो प्रतिनिधि पंचायत का जो प्रधान था, उसका चुनाव होने के लिए अनिवार्य योग्यता क्या नहीं थी? तो उस गांव का निवासी हो, 30 वर्ष से अधिक आयु लेकिन 70 वर्ष से अधिक न हो, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, शिक्षित न होना। तो क्या इसमें नहीं था बताना है आपको। तो शिक्षित न होना, यही नहीं, योग्यता नहीं थी। डी आंसर सही है। बाकी योग्यताएं थी ये कि उस गांव का निवासी हो, वो 30 वर्ष से अधिक आयु न हो, न ही 70 वर्ष से अधिक हो, 30 वर्ष से अधिक आयु लेकिन 70 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, तो 30 वर्ष मिनिमम एज जो है 30 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 70 वर्ष होनी चाहिए, कहने का मतलब यही था। और वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, ये भी जरूरी था। ठीक है, तो जो कैंडिडेट था उसका शिक्षित रहना अनिवार्य था। मगर आज देखिए, आज का जो राजनेता है और पहले के राजनेता में कितना फ़र्क था। प्राचीन काल में शिक्षित रहना अनिवार्य था, मगर आज वर्तमान समय में शिक्षित रहना अनिवार्य नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 47 नंबर का। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य किया जाता था? तो जो राजस्व एकत्र करता था उसका नाम क्या था? तो प्रादेशिक नाम था उसका कि अंतपाल, समहर्ता, या इनमें से कोई नहीं, तो वो समहर्ता था। ठीक है, समहर्ता था, सी आंसर सही है। समहर्ता जो था राजस्व विभाग का क्या था कि प्रमुख था, राजस्व विभाग का प्रमुख था ये। ठीक है, राजस्व प्रमुख था। अंतपाल जो है सीमा रक्षक था, ये सीमा रक्षक थे ये लोग। प्रादेशिक जो था ये प्रांतीय गवर्नर थे, जो आज के गवर्नर होते हैं, राज्यपाल हैं, ये प्रांतीय राज्यपाल थे ये लोग। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था थी मौर्य काल में। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित करता है? तो बताया गया है, 45 में कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष आयु पाने वाले तक होने के लिए राज्य जो है काम करेगा। किसके लिए काम करेगा? तो न्यूट्रिशन के लिए बच्चों के, और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 0 से 6 वालों के लिए भी ये प्रावधान है 45 में। ठीक है, और 47 में क्या है? जो आर्टिकल 47 है तो उसमें कहा गया है कि राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह लोगों के पोषक स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और लोक स्वास्थ्य के सुधार का प्रयास करेगा, और साथ ही मादक पदार्थों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोग का निषेध करेगा। ठीक है, 47 में लिखा गया है। तब इन दोनों में ही है कि इसमें ये है कि ये, तो इसमें बस कहा गया 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था करना और उनके स्वास्थ्य का देखभाल करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, और जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा थी, ये राइट टू एजुकेशन हो गया है। राइट टू एजुकेशन 21A के तहत हो गया। ठीक है, तो आर्टिकल 47 में लिखा गया है ये, याद रखिएगा सर। डी आंसर सही है। मिड डे मील जो है वो अनुच्छेद 47 से प्रेरणा लेती है, जिसमें ये बात कहा गया कि राज्य का कर्तव्य है कि लोगों के पोषण आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यही बात है। अगला जो क्वेश्चन है 49 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भाग तथा अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है? तो अब विधायी संबंधों के बारे में हमने वीडियो बनाया था सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, तो उसमें हमने बताया है आपको कि जो 11 है वो प्रशासनिक और जो है विधायी संबंधों के बारे में बताता है। जो 12 है, भाग 12 है, ये वित्तीय संबंधों के बारे में बताता है। तो भाग 11 बस एक ही है, पहला वाला, तो यही सत्य भी है। भाग 11 में 245 से 255 के बीच में विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो इसका ए आंसर ठीक है। ठीक है, ए आंसर सही है इसका, 245 से 255 के बीच में है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने या उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी दी कि भाग 3 जो है एवं भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स, सेंट स्टीफनवाद, इनमें से कोई नहीं। तो आपने मेरा वीडियो अगर देखा होगा पॉलिटी वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें हमने पढ़ाया है कि महत्वपूर्ण संशोधन जो था उसमें मिनर्वा मिल्स का जिक्र होता है। तो मिनर्वा मिल्स था जो था 1980 में आया था मिनर्वा मिल्स। इसी में उन्होंने कहा था कि जो भाग 4 के 2 प्रावधानों को बताया था उन्होंने, 39 ग, ठीक है, 39 बी और सी है,
ख और ग है। 39 बी और सी में बात बोली गई है कि जो भाग 4 का 39 बी और सी है वो भाग 19 और 14 के ऊपर होगा। ठीक है, अगर 39 बी और सी को बनाने के लिए अगर कोई कानून अगर बनता पास होता है, संविधान संसद पास करती है, तो उसको 19 और 14 के बिहाफ पे या इसके आधार पे इसका नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। 19 और 14 के ऊपर है 39 बी और सी। ठीक है, मिनरवा मिल्स में ही कहा गया था। ठीक है, तो बी आंसर सत्य है। तो भाग 3 और 4 में कहा गया संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। बी भाग 3 और 4 का संतुलन इनके बीच में आधारभूत ढांचा है, मिनरवा मिल्स में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। 51 नंबर क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। तो कथन कह रहा है कि प्राक्कलन समिति को अस्थायी मित व्ययी समिति भी कहा जाता है। दूसरा है कि यह समिति सरकारी व्यय को रोकने की सिफारिश करती है। 50वां है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो प्राक्कलन समिति को अस्थायी मित व्ययी समिति भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और यह समिति सरकार के अपव्यय को, फिजूल खर्ची को रोकने की सिफारिश करता है, तो ये भी ठीक है। ए आंसर सही है, दोनों सत्य और व्याख्या भी कर रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर मध्यवर्ती या खंड स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक है। तो मिनिमम क्राइटेरिया जो है खंड स्तर पे, जो मिडिल स्तर पे पंचायत का गठन है कि मिनिमम उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो वही पूछ रहा है मिनिमम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम जनसंख्या उसकी 20 लाख होनी चाहिए। अगर 20 लाख जनसंख्या है, 20 लाख से अगर एक भी अधिक है, तो वहाँ पे खंड स्तर की पंचायत का गठन आवश्यक हो गया है। ए आंसर इसका सत्य है। ठीक है, अगला है 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना। तो राज्यपाल के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, फ्रांस से, आयरलैंड से। तो ये कनाडा से लिया गया है। बी आंसर सत्य है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है, तो एक बार सुन लीजिए। कनाडा के संविधान से जो है संसदीय प्रणाली ली गई है। संसदीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है, याद रखिएगा। सशक्त केंद्र लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, वो लिया गया है। राज्यपाल जो राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु विधेयक सुरक्षित रखेगा, ये भी लिया गया है। फ्रांस से क्या गणतंत्रात्मक समाज जो शासन प्रणाली, उसको लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है, केंद्र राज्य संबंध लिया गया है और शक्तियों का विभाजन लिया गया है। आयरलैंड से राज्य की नीति निषेध तत्व लिया गया है। राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत सदस्यों को मनोनीत जो करना है, जो राष्ट्रपति करते हैं, वो लिया गया है, मनोनयन का प्रावधान। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के समय अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अनुच्छेद 355 है, 268 है, 51 है या 75 है। तो 51-75 तो इसमें नहीं होगा, वो 355 है। ए आंसर सही है। 355 में 2 कर्तव्य बताए गए हैं उनका, केंद्र का 2 कर्तव्य है। पहला कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा केंद्र, और दूसरा यह सुनिश्चित करना, ठीक है, यह सुनिश्चित करना है उनको कि प्रत्येक राज्य की जो सरकार है संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। अगर संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप अगर कार्य नहीं करती है तो क्या किया जाएगा, तो वहाँ की सरकार, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो 1 और 2 इसका है। 355 में बात दोनों कही गई है। ठीक है, ए आंसर सही है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण वाला है। तो कथन कह रहा है संविधान की उद्देशिका संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है, ये बिल्कुल सही है। कारण इसका है कि जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट है वहाँ यह संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायता करता है ये, तो ये भी ठीक है। तो दोनों ही कथन सत्य है और आर ए की व्याख्या भी करता है, तो ए आंसर इसका सही है। बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है आर ओ में। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उच्चतम न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार के संबंध में सत्य नहीं है। तो परामर्शी क्षेत्राधिकार में सत्य नहीं है। तो पहला है उच्चतम न्यायालय कभी भी स्वप्रेरणा से, तो क्या सत्य नहीं है बताना हमको। तो पहला, उच्चतम न्यायालय कभी भी स्वप्रेरणा से राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देता। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। और तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य है। और अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। तो पूछ रहा है कौन सा इसमें सही है। तो 56 नंबर क्वेश्चन में बताना है आपको कि कौन सा इसमें सत्य नहीं है, हमको बताना है सत्य नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य है, ये मामला सही नहीं है।
सी वाला। तो संविधान के जो अनुच्छेद 143 में 143 में वर्णित है कि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि तथा तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न पैदा हो रहा है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो ऐसे प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बात दे नहीं है, वो मना भी कर सकता है कि नहीं सर हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही है, यही वाला सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का। 57वां क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राष्ट्रपति के हित में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकता है। तो ये राज्यसभा को प्रावधान किया गया है। तो 249 है कि 215 है कि 212 है, 338 है, 318 है। इसके बारे में मैंने अच्छे से विस्तार से बात किया है, इसके बारे में बताइए। तो राज्यसभा का कौन सा ऐसा पावर है? ठीक है, तो राज्यसभा अगर चाहेगा तो अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने के लिए वो जो राष्ट्रीय हित में हो तो उपबंध कर सकता है। तो 312 में लिखा गया है वो, सी आंसर इसका सही है। तो आर्टिकल 312 के तहत जो है राज्यसभा को अखिल भारतीय अधिकार यह प्रदान करता है कि राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन के उपबंध में व्यवस्था कर सकती है। तो 312 में ही ये लिखा है कि राज्यसभा जो है उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से और संकल्प घोषित कर दे कि राष्ट्रीय हित में सेवा का सृजन करना, जैसे कि मान लीजिए अखिल भारतीय अध्यापक सेवा, तो अगर वो पास कर देती है तो संसद जो है इस तरह की अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनका सृजन कर सकती है। तो 312 में है, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर का है। तो भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करता है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति का चुनाव करता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करता है, राज्य विधानमंडल के चुनाव भी ठीक है, स्थानीय निकायों का चुनाव तो यही सही नहीं है। तो 4 जहाँ उसको काट दीजिए, तो इसका बी आंसर सत्य है। तो स्थानीय चुनाव के लिए जो है राज्य निर्वाचन आयोग है, तो चौथा सही नहीं है इसका, बाकी 1 2 3 ठीक है, बी आंसर सही है इसका। 159 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में ढेर लोगों को नहीं पता है और ये अच्छा क्वेश्चन है। आर में इस तरह का क्वेश्चन जो है वो संभावित रहता है, कभी भी इसको पूछा जा सकता है। 250 है, 249 है, 248 है, 226 है। तो 226 में क्या है इसको बता दीजिए। 249 में क्या है, 250 में क्या है? तो ये चारों जो दिए हैं सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं ये। ठीक है, तो संविधान ने 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रख दी है, सी आंसर इसका सही है। मगर इसके और जो दिए हैं इनके बारे में समझ लीजिए। तो 250 में लिखा है कि आपात के समय राज्य सूची पर कानून बनाने का केंद्र की शक्ति हो जाती है। 250 में जब आपातकाल लागू होगा तो केंद्र जो है राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है। 249 में क्या है, तो इसमें राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित का अगर मामला है तो इसमें भी संसद को शक्ति है कि वो राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है, राष्ट्रीय हित में नियम बनाने का जो शक्ति है 249 में भी है। 226 में क्या है, 226 में है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो रिट जारी करने की शक्ति है 226 में। ठीक है, डी आंसर में। तो इसका जो है सी आंसर 248 दिया है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है? तो ये भी बढ़िया है, तो इसका पूछता है चुनाव में मतदान करना कहीं सम्मिलित नहीं है। 2 तीसरा काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए। तो 1 2 जो है कि जो है राष्ट्रगान का आदर करना, ये ठीक है। और भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना भी ठीक है। और अहिंसा से दूर रहना कहीं नहीं कहा गया है इसको। ठीक है, और अहिंसा से दूर रहे उसमें बोला, DPSP में बोला गया है सार्वजनिक संपत्ति। ठीक है, तो इसमें जो है तो ये जो है 1 2 इसका सही आंसर है, ए आंसर इसका सही है 60वें का। ठीक है, ए आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का। निम्नलिखित राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्रम में सबसे अंतिम में किसको संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? तो सबसे पहले किसको मिला था इसमें? नागालैंड को, हिमाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को। सबसे लास्ट में हमको लग रहा है सिक्किम को मिला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसका मिला था? नागालैंड। तो नागालैंड को मिल गया था 1963 में ही। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को मिला था 1971 में, और अरुणाचल प्रदेश को मिला था 1987 में, और सिक्किम को मिला था 1975 में। सबसे अंतिम किसको मिला था? तो अरुणाचल प्रदेश को मिला था, ए आंसर इसका सही है। अरुणाचल प्रदेश को मिला था, सिक्किम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है।
अरुणाचल प्रदेश को 1987 में मिला था, सॉरी 1987 में। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन कथन कारण वाला है। तो कह रहा है उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में किया जाता है। तो साइड मिरर लगा होता है ऐसे बाइकों में, तो क्या वो उत्तल दर्पण होता है कि अवतल दर्पण होता है? तो वो उत्तल दर्पण होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि उत्तल दर्पण जो है वस्तु से छोटा आकार का वो बनाता है, इमेज बनाता है। जैसे मान लो ट्रक है, अब ट्रक से बड़ा इमेज बनाता है तो डर जाएंगे आप, इसी वजह से छोटा इमेज बनाता है। ठीक है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टी जो होती है कि जो इसका दर्पण है उसका दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। ठीक है, छोटे में ही खूब ज़्यादा एरिया दिखा देता है। अब कभी बाइक पे देखोगे तो पूरा रोड का बहुत दूर तक का दिखाएगा आपको, एकदम साफ साफ गाड़ी दिखाएगी, कोई जा रहा है वो दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। तो इसका ये होता है कि एरिया जो दृश्य क्षेत्र इसका अधिक है। और जो है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण के प्रत्येक जो दशा में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। हमेशा बड़ा बनेगा तो डरा देगा आपको। ठीक है, वस्तु से छोटा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, इसको जो परावर्तक जो होता है पीछे पूछते हैं, देखिए कभी देखेंगे कभी गाड़ी टूट गई है, शीशा उसको टूट गया है, तो इसको पीछे देखेंगे तो ऐसे ऐसे पुताई की रहती है पीछे, उसके ये पीछे का भाग है, पुताई की रहेगी। तो जो पुताई की होती है वो किसकी पुताई की गई होती है? तो सोडियम परावर्तक लैंप के, सॉरी सोडियम परावर्तक कहते हैं, वो किसकी होती है? लेड होता है, क्या होता है? तो उसमें चांदी एजी, सॉरी चांदी की एजी या एल्युमिनियम की पतली परत की पुताई की जाती है। ठीक है, चांदी या एल्युमिनियम की पतली परत की पुताई की जाती है। पीछे मिरर के पीछे देखे होंगे तो पुताई की जाती है। ठीक, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण है आभासी और छोटा चित्र बनाता है और ये जो है वाहनों के साइड मिरर के रूप में काम करता है। और जो उत्तल दर्पण का जो दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। और नीचे दिए गए, इसमें बता रहा है कि नीचे दिए कूट के साथ बताना है क्या सही है। तो ए आंसर सही है, ए आर दोनों सत्य है और जो आर है ए की सही व्याख्या करता है, ए आंसर इसका सही है। ठीक है, और कभी कभी पूछता है कि और कहाँ यूज किया जाता है इसका, तो सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में। ठीक, तो ये सब पूरा मामला है। इंपॉर्टेंट इसलिए थोड़ा सा समय लग गया इस पर, कई बार पूछता है इसको। उत्तल दर्पण में याद रखिएगा साइड मिरर। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित बताना है? तो क्रोमेटोलॉजी में विभिन्न रंगों का अध्ययन किया जाता है। तो हमसे सत्य ही पूछा है, सही सुमेलित क्या है? तो पहला ठीक है, पहला ही सत्य है इसका। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, तो ये भी ठीक है। होरोलॉजी में समय का अध्ययन किया जाता है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो सभी सुमेलित है, डी आंसर इसका सही है, सभी सुमेलित हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, लवण दिया और रासायनिक नाम दिया है। तो साधारण नमक को क्या कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट क्या कहते हैं? साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड 3 हो गया। धावन सोडा को क्या कहते हैं? तो धावन सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं उसको। ठीक है, 4 हो गया। सोरा या नीला सोरा को क्या कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट की कॉपर सल्फेट, जो सोरा को पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। ठीक है, 2 हो गया। पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा कहते हैं और नीला थोथा कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका बी आंसर सही है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये नाम। तो पोटेशियम नाइट्रेट को हम क्या कहते हैं? सोरा कहते हैं। तो पहले सोरा का निर्यात भी होता था पश्चिम बंगाल से, वो ले जाते थे अंग्रेज लोग, सोरा का निर्यात करते थे। ठीक है, ये बात है। स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन क्या होता है? जल का शुद्धिकरण, लवण की शुद्धिकरण, ग्रीन हाउस गैस की रोकथाम के लिए, क्षारों या अम्लों को अधिक क्रियाशील बनाने के लिए स्टरलाइजेशन का यूज किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है स्टरलाइजेशन में के लिए? तो जल शुद्धिकरण के लिए स्टरलाइजेशन का यूज किया जाता है। तो जब जल की पीने योग्य बनाने के लिए या हानिकारक कीटाणुओं को का हटाने के लिए स्टरलाइजेशन की क्रिया की जाती है। यह जो है क्लोरीनीकरण, ओजोनीकरण या पराबैंगनी किरणों द्वारा की जाती है। तो क्लोरीन मिला देते हैं, कभी कभी आयोनाइड ओजोनाइड करते हैं उसको, ओजोनीकरण करते हैं उसको। ठीक है, और कभी कभी देखे होंगे उसको यूवी रेज के अंदर पराबैंगनी किरणों के बीच उसको भेजते हैं, पानी को पास करते हैं, पराबैंगनी किरण इस पे ऐसे ऊपर से अटैक करती है, पानी पे ऐसे पड़ती है, तो ये जितने बैक्टीरिया होते हैं इतने ही एरिया मर जाते हैं वो लोग। ठीक है, तो शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो इसमें है कि मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल से जुड़ा हुआ है,
तो जहाँ क्लोरोफिल, जहाँ जिसमें पौधे, जिसके उपस्थिति में पौधे लाइट से क्रिया करने के बाद में भोजन बनाते हैं, तो उसमें क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है। तो छठवां का पूछ रहा है कि कौन सा विचार करना है, कौन सा सही सुमेलित है बताना है। तो पहला है मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल से संबंधित है, ठीक है। कॉपर सल्फेट क्या था, तो ये क्लोरोफिल में ठीक है। कॉपर सल्फेट या इसको क्या कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं, नीला थोथा कीटनाशक के रूप में कार्य करता है, ये भी ठीक है। चांदी का जो फोटोग्राफी प्लेट में यूज होता है, तो ये भी ठीक है। और जो कलई करने के लिए जो पीछे कलई की जाती है मिरर का, उसमें भी चांदी का यूज किया जाता है। तो तीनों ही कथन इसके सत्य हैं, सी आंसर इसका सही है। छठे में का सी आंसर सही है, सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक आपात की घोषणा की जाती है, तो निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जाती है। तो संवैधानिक आपात क्या होता है, इसके बारे में समझ लीजिए। तो बाह्य आक्रमण नहीं, सशस्त्र विद्रोह नहीं, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने या उसको प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर राज्यों में लागू किया जाता है। तो ये किस में दिया गया था, आर्टिकल 356 के अनुसार इसको बताया गया है। आर्टिकल 356 में बताया गया है। 355 में ये बताया गया है कि राज्य जो है बाह्य आक्रमण या युद्ध के समय राज्यों को, सभी राज्यों की सुरक्षा करेगा। और उसी 355 में दूसरी बात कही गई है कि जो राज्य है सुचारू रूप से प्रशासन चलाने के लिए, सेंटर है जो केंद्र सरकार सुचारू रूप से राज्य चलाने के लिए संविधान के अंतर्गत वह जो है संविधान का पालन करने के लिए निर्देश दे सकता है, ठीक है, निर्देश दे सकता है। अगर निर्देश का पालन अगर नहीं होता है तो उस आधार पे ये जो है 356 में लिखा है कि केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन या उसको प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है। तो सी आंसर इसका सत्य है, ठीक है। 356 में बात बोली गई है, ठीक है। संविधान का भाग 18 जो है 352 से 360 के बीच में आपात का उपबंध करता है। इसके लिए सेपरेट वीडियो हमने बनाया है अपने इंडियन पॉलिटी के लेक्चर में, आप चाहें तो उसको गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी के जो प्लेलिस्ट है उसमें ऐड किया गया है, अगर ऐड नहीं है तो 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तुकारा निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारत की संसदीय व्यवस्था के गुण से मेल नहीं खाता है। तो बहुमत दल का शासन, राजनीतिक एकरूपता, शक्तियों का सम्मिश्रण, अस्थायित्व। तो कौन सा इसमें मेल नहीं खाता है, वही पूछ रहा है। तो अस्थायित्व जो है यही मेल नहीं खाता है। बाकी बहुमत दल का शासन होता है, राजनीतिक एकरूपता भी है और शक्तियों का सम्मिश्रण भी हमारे यहाँ है, ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था की विशेषताओं में बहुमत दल के शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक एकरूपता, दोहरी सदस्यता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व और निचले सदन का नेतृत्व और शक्तियों का सम्मिश्रण की व्यवस्था संसदीय प्रणाली में है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। तो इसको भी हमने आपात वाले सेशन में इसको कन्फर्म किए हैं। कन्फर्म करने का मतलब कि इसको पढ़ाए हैं, बातचीत इस पर हुई है। तो गोलकनाथ वाद में, दूसरा है कि बम्बई वाद में, तीसरा है ओम प्रकाश सिंह वाद में और केशवानंद भारती में। तो ये बम्बई वाद में है, बी आंसर सही है, बम्बई वाद में कहा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में अगर देखना है तो आप मेरे आपातकाल वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका, इंडियन पॉलिटी का। 70 नंबर का है कि ओरलॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है। तो ऑरलॉन जो है किससे ये पॉलीमर किससे बनता है, तो एक्रिलोनाइट्राइल से बनता है। ये आंसर सही है इसका, एक्रिलोनाइट्राइल से बनता है, ठीक है, ये आंसर सही है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक वर्ग नियमानुपाती है। तो निम्न में से कौन सा एक वर्ग नियमानुपाती है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नियत तापी है, नियत तापी। तो नियत तापी कौन सा है, इसमें उभयचर है, इस सरीसृप है, पक्षी है, मत्स्य है। तो पक्षी है, सी आंसर चाहिए 71 का। पक्षी वर्ग जो है नियत तापी होता है। धावन मशीन किस कार्य पर सिद्धांत, धावन मशीन मतलब कपड़ा धुलने वाली मशीन, किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो अपकेंद्रीय बल, अपवहन, उत्क्रमण या परासरण, ये विसरण। इसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया हो तो बता देंगे कि अपकेंद्रीयकरण पे काम करती है, घूमती रहती है और ये जो है जो कपड़े है इससे बाहर उस पर जोर लगता है, तो जब बाहर फोर्स एक लगता है तो जो मैल अगर मान लीजिए कपड़े में बैठी है, मान लीजिए कपड़ा है थोड़ा इसमें मैल घुसी हुई है तो इतना स्पीड से चलता है, उसमें सरफ भी रहता है जो मैल को काटता रहता है, फिर इस तरह पानी कम करता रहता है। तो क्या करता है, इसके अंदर जाता है और ये जो मैल है इसको बाहर फेंकता है। जब पूरे हर पॉइंट पे एकदम समान फोर्स लगता है तो जो ढीली चीज़ें हो जाती हैं
वो बाहर निकल जाती है, जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे मशीन घूमती रहती है, बार फोर्स लगता है, जो जो ढीला चीज़ है कपड़े, अब कपड़ा तो पूरा खिंचा नहीं जाएगा, तो कपड़े के अंदर का जो मटेरियल छुपा हुआ है, गंदगी जो है, धूल है, मिट्टी है, वो सब बाहर निकल जाती है। तो अपकेंद्रीकरण पे काम करता है। ये आंसर सत्य था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में से सही सुमेलित बताना है। तो उपयोग है तो क्लोरेला है, एंटीबायोटिक है। एनाबेना जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यूज होता है। लिमिनेरिया जो है आयोडीन, उपयोग में सभी सुमेलित है। तो क्लोरेला जो है एंटीबायोटिक है, ठीक है। एनाबेना जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यूज होता है। लेमिनेरिया जो है आयोडीन, ठीक है। तो इसे डी आंसर से सभी सुमेलित है, डी आंसर सही है। नैनोटेक्नोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, तो नैनोटेक्नोलॉजी है, इसमें किस रेंज का अध्ययन किया जाता है? तो 1000 नैनोमीटर के छोटे पार्टिकल, 10 नैनोमीटर के छोटे पार्टिकल, या 100 नैनोमीटर के छोटे पार्टिकल्स और 1 नैनोमीटर के छोटे पार्टिकल्स। तो 100 नैनोमीटर के छोटे पार्टिकल्स का नैनो टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, ठीक है। तो सी आंसर सत्य है इसका। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी, काफ़ी यूपीएससी में पूछा था। पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, स्टार्च की बनी होती है। बताइए 75वें का बताना है आपको कौन सा सही है। तो पादपों में कोशिका भित्ति जो सेलुलोज की बनी होती है, बिल्कुल सही है। कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो कवकों में जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है, ये भी बात सत्य है। तो सत्य कथन का चयन भी करना है, तो इसका सी आंसर से दोनों ही कथन सत्य हैं इसके। कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, दोनों ही सही हैं इसके, ठीक। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक जल का अवशोषण किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक जल का अवशोषण तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्तियों द्वारा, भ्रूण द्वारा, तो किसके द्वारा अवशोषण किया जाता है, यही पूछ रहा है ये, ठीक है। जड़ों द्वारा किया जाता है, इसका बी आंसर सही है, जड़ों द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, पौधों में हरे भाग सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से अवशोषित जल से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों से अवशोषित होता है। तो 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपकरणों में से किस एक का जो प्रयोग हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो पेसमेकर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑटो एनालाइजर, स्टेथोस्कोप। तो किस में किया जाता है? तो ऑटो एनालाइजर जो है, तो ऑटो एनालाइजर का प्रयोग ग्लूकोज, यूरिया, अच्छा नहीं किया जाता है, पूछ रहा है, ठीक है, नहीं किया जाता है। तो पेसमेकर का तो यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का भी यूज किया जाता है और स्टेथोस्कोप का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका तीनों में उपयोग किया जाता है, मगर सी वाला जो है इसका उपयोग ऑटो एनालाइजर का नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग होता है ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल की जांच हेतु होता है, जबकि अन्य सभी उपकरणों के माध्यम से हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं, पेसमेकर से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से और स्टेथोस्कोप से, ठीक है, ऑटो एनालाइजर से नहीं। सी आंसर सही था इसका। 78 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हार्मोन में से कौन सा एक मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक है? तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है, वो कौन सा है? तो लुटिनाइजिंग हार्मोन, सोमेट्रोपिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है जल संतुलन बनाने में मदद करता है, सी आंसर सही है, ठीक है। इसे बैसोप्रीन भी कहते हैं, ठीक है, इसे बैसोप्रीन कहते हैं, बैसोप्रीन भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है लैंगर हैस, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। लैंगर हैस की द्वीपिका निम्नलिखित में से किस एक पादप अंग का भाग है? लैंगर हैस द्वीपिका निम्नलिखित में से किस एक अंग का भाग है? अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, आंटो, छोटी आंत। तो लैंगर हैस पूछा है, इसका भाग है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है। तो अग्नाशय का भाग है, बी आंसर सही है। तो लैंगर हैस द्वीपिका अग्नाशय का एक भाग है। इसकी खोज जो है लैंगर हैस नामक चिकित्सक ने की थी। इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन के अल्प श्रावण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, ठीक है, बी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णी लवक शैवाल में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो शैवाल में जो लाल रंग आता है वो कहाँ से आता है? तो फियोप्लास्ट से आता है, रेडोप्लास्ट, जैथोफिल या लाइकोपिन। तो किससे आता है?
तो रेडोप्लास्ट से आता है, रेडोप्लास्ट। बी आंसर सही है, रेडोप्लास्ट से आता है, बी आंसर सत्य है। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सीरम को सही रूप से प्रदर्शित करता है? तो सीरम को सही रूप से प्रदर्शित कौन करता है, यही पूछ रहा है। तो प्लाज्मा और फाइब्रिनोजिन, प्लाज्मा और फाइब्रिनोजेन, तो ये नहीं करता। आरबीसी और फाइब्रिनोजेन, ये भी नहीं। प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन, तो प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन जो है, ये जो है सीरम जो होते हैं, सीरम का सही रूप प्रदर्शित करता है। तो प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजेन जब निकाल देते हैं तो लिक्विड वाला भाग बनता है, तो उसी में सीरम, उसी को कहते हैं। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि किसान को उसकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा कृषि जिन्सों को पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए ई नाम पोर्टल शुभारंभ किया गया था। तो ई नाम जो पोर्टल है उसकी जो प्रारंभ किया था, कब किया गया था, वही पूछ रहा है। तो ई नाम पोर्टल का जो प्रारंभ किया गया था, तो अप्रैल 2016 में, मई 2017 में, अप्रैल 2018 में, मई 2018 में। तो अप्रैल 2016 में किया गया था, ये आंसर सही है इसका। अप्रैल 2016 में इस ई नाम का काम किया गया था। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। होटल दिया है, रेस्तरां दिया है और गहरी कोयला खदानी दिया हुआ है। पूछ रहा है इसमें कि उपरोक्त में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? श्रम ज़्यादा कहाँ लगता है, गहरे कोयली खदानों में, रेस्तरां में या होटल में? बताना है आपको। तो श्रम गहन, तीनों ही श्रम गहन है, डी आंसर सही है। श्रम गहन जो उद्योग के अंतर्गत तीनों ही आते हैं, होटल, रेल, रेस्तरां और गहरी खदानें। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। तो पहला कथन कह रहा है कि एक दी हुई समयावधि में कीमतें एवं मौद्रिक आय दोनों दुगुनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। तो एक दी गई समयावधि की कीमतों में मौद्रिक जो आय है, कीमतें एवं मौद्रिक आय दोनों दुगुनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। यह 84 नंबर क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा कारण है कि बढ़ती हुई कीमतों बढ़ती हुई मौद्रिक आय को प्रति संतुलित कर देती है, तो ये भी बात सही है। दोनों ही सत्य हैं और ये व्याख्या भी कर रहा है, ये आंसर इसका सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 85 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है? तो बचत सृजन, बचत संग्रहण, बचत का निवेश, उपरोक्त में सभी। तो जो हमारे जो बचत है, ठीक है, तो इसी का जो है बचत का सृजन करना चाहिए। तो सृजन जब होता है तब भी जो पूंजी का निर्माण होता है, बचत का निवेश जब होता है तब भी सृजन होता है, बचत संग्रहण जो होता है तब भी होता है। तो इसका डी आंसर सही है, सभी होने पे ऐसा होता है। तो बचत जो है पूंजी निर्माण में बहुत मायने रखता है। आर्थिक विकास को निर्धारित करने के कारण वाले कारकों में पूंजी निर्माण की जो दर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। तो ये तीनों ही मिलते हैं तब जो है पूंजी का निर्माण होता है सही से। 86 जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का प्रतिपादन जो किया था एडम स्मिथ है, अमर्त्य सेन है, मॉरिस डी मॉरिस है और जॉन एडम्स है। तो किसने किया था? तो मॉरिस डी मॉरिस ने किया था, इंपॉर्टेंट है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो है मॉरिस डी मॉरिस ने किया था। ठीक है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है मॉरिस डी मॉरिस, इंपॉर्टेंट है, कई बार इसलिए बता रहा हूँ, सी आंसर सही है, कई बार पूछ चुका है इसमें। तो इसमें 3 संकेतकों को चुना जाता है, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और भौतिक साक्षरता जो है, मौलिक साक्षरता। मौलिक साक्षरता है, जीवन प्रत्याशा है और शिशु मृत्यु दर जो है इसमें काउंट किया जाता है। जीवन की भौतिक जो इंडेक्स सूचकांक है इसमें काउंट किया जाता है, मॉरिस डी मॉरिस ने किया था। 87 नंबर क्वेश्चन है कि वह बाजार जिसमें अल्पकालीन राशियों के रूप में उधार लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो पूंजी बाजार नहीं होता, मुद्रा बाजार कहते हैं उसको। बी आंसर से मुद्रा बाजार में शॉर्ट टर्म लोन का आदान प्रदान होता है। ठीक है। 87 का बी आंसर से मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार का मतलब होता है कि लंबा निवेश करना, कई सालों के लिए निवेश करते हैं। 88 WTO के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त करना है? तो एम्बर बॉक्स जो सब्सिडी है उसको धीरे धीरे हमको समाप्त कर देना है। तो ए आंसर सही है, एम्बर बॉक्स को धीरे धीरे समाप्त करना है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी नहीं है इसमें, ग्रीन सब्सिडी बॉक्स भी नहीं है और रेड बॉक्स तो होती नहीं है। 89 श्रम योगी मानधन योजना को निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्रम योगी मानधन योजना जो है किससे संबंधित पूछ रहा है? तो बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास से नहीं है, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की पेंशन योजना से संबंधित है, बी आंसर सही है। और श्रमित जो संगठन है, श्रमिकों के जो असंगठित वो है, श्रमिकों के असंगठित क्षेत्र से जो जुड़ा पेंशन वाला जो स्कीम है वो श्रम योगी मानधन है। अगला है कथन और कारण वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी की
आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो सार्वजनिक परियोजनाओं पर जब व्यय करते हैं तो लोगों को मार्केट में पैसा इनफ्लो होता है, तो आर्थिक मंदी में बढ़ने में सहायता कर देता है। ठीक है, ये कथन सही है। कारण है सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है एवं पूंजी निर्माण में मदद करता है। तो दोनों ही तो सही लग रहे हैं इसमें। 90 का ए आंसर सही होगा। ठीक है, 90 का ए आंसर सत्य है इसका, कि दोनों ही सत्य हैं और व्याख्या भी कर रहा है। ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है इसका 91 नंबर का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वित्त मंत्रालय के कार्य क्या क्या हैं। तो राजकोषीय नीति का निर्धारण करना, ठीक है, राजकोषीय व्यय को नियंत्रित करना, सरकारी व्यय को नियंत्रित करना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना। तो तीसरा गलत है, जहाँ 3 इसको काट दीजिए। तो 1, 2, 4 इसका काम है, बजट एवं राजस्व का अनुमान तैयार करना। तो मौद्रिक नीति जो है आरबीआई बनाती है, बेसिक है ये। तो इसका सी आंसर सही है। ठीक है, 1, 2, 4 इसका आंसर सही ठीक है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका दोनों ही कथन सही है। ठीक है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगारी रहने वाले व्यक्तियों को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है, और जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन और सूचना, उपरोक्त में से पूंजी निर्माण का स्रोत क्या है? तो स्वास्थ्य में निवेश ही पूंजी निर्माण का स्रोत है। ठीक है, शिक्षा में निवेश भी पूंजी निर्माण का एक लगभग स्रोत है। ठीक है, सूचना भी है, प्रवसन भी है और कार्यस्थल प्रशिक्षण भी, सभी जो है डी आंसर 93 का सही है, कि सभी जो है ये कैपिटल निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं? तो कर्तन और दहन कृषि जो है स्थानांतरित कृषि, मिश्रित है, वाणिज्य है, गहन निर्वाह कृषि है। तो स्थानांतरित कृषि को कहते हैं कर्तन एवं दहन कृषि। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित है बताना। तो लाल क्रांति टमाटर के लिए ठीक है, भूरी क्रांति उर्वरक के लिए ठीक है, पीली क्रांति तिलहन के लिए ठीक है। डी आंसर सही है, सभी सम्मिलित हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ भारत में जेंडर बजटिंग का जो प्रारंभ हुआ था, तो 2007 और 8 में हुआ था। ठीक है, 2007 और 8 के बजट में जेंडर बजटिंग का प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कथन कारण वाला फिर से क्वेश्चन आया है। तो कह रहा है कि अभिकथन जो है, खुले वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती हैं। सही बात। क्यों होती है? तो चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना देता है। तो सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है ऑक्सीजन से। बाहर शेर। तो वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, ऑक्सीजन से नहीं। ठीक है, दूसरा गलत है इसमें। तो इसका आंसर सही है, ए सही है, आर गलत है। तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से सल्फाइड कैसे बना देगा? तो ऑक्सीजन से जो मिल के अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड लिखता, अगर सिल्वर ऑक्साइड लिखता समझ में आता, सिल्वर सल्फाइड लिख दिया है तो वायुमंडल में सल्फर भी होती है, तो सल्फर से रहेगा, सिल्वर सल्फाइड बना देता है, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, तो जहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्साइड रहना चाहिए, अगर सल्फर है तो यहाँ पे सल्फाइड होना चाहिए। तो इसका अगर यहाँ पे सल्फर रहता तो ये दोनों एक साथ हो जाता और व्याख्या भी कर देता, मगर वहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर रहने की वजह से एक सही है और आर गलत है। सी आंसर सत्य है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र है? औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है। तो प्रक्रम बनता है पहले, फिर निर्गत होता है, फिर निवेश होता है। इंग्लिश में देख लेते हैं 98 का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल सिस्टम? तो प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, इनपुट होता है, या फिर आउटपुट होता है, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है। ठीक है, ये सही लग रहा है। डी आंसर इसका सत्य है कि इनपुट दिया जाए, फिर प्रोसेस होता है उस इनपुट का, फिर उसका आउटपुट निकल के आता है। तो ये पूरा मामला है, इसका डी आंसर सत्य है। 99 की एक घड़ी 7:20 हो रहा है, एक घड़ी में 7:20 हो रहा है, आईने में देखने पर प्रतिबिंब का समय क्या होगा? तो एक फार्मूला होता है, उसी पे निवेश ये निकलता है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन है। तो फार्मूला इसका होता है, जो होता है कि जो मिरर में प्रतिबिंब समय जो होता है 11.60 होता है, मतलब कि 11.60 माइनस वास्तविक समय। ठीक है, तो 11.60 और वास्तविक समय कितना दिया है? 7:20 तो माइनस 7:20
20 मिनट, तो 40 इधर हो गया, यहाँ हो गया, 7 4 11 4 हो गया, तो 40 4, तो 4:40 तो 4:40, ये आंसर सही है। 4:40 पे तो मिरर में जो देखते हैं हम लोग घड़ी, तो उसमें वास्तविक जो समय दिखा रहा है उसका जो आभासी समय कितना हो गया, प्रतिबिंब में समय कितना होगा, तो 4:40 होगा। ये बात याद रखिएगा, फार्मूला इसको आप याद रखिए कि प्रतिबिंब का समय बराबर 11.60 माइनस वास्तविक समय। सौवा है कि यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो पहला दिन क्या होगा, 1 2 30, तो पहला दिन अगर तीसरा दिन सोमवार है तो उसका जो संडे होगा ये सैटरडे होगा, ठीक है। तो शनिवार के दिन उसका 1 तारीख होगी, 1 तारीख शनिवार होगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से उस माह की 21 तारीख से 5 दिन बाद कौन सा होगा, तो 21 तारीख को शनिवार हो जाएगा। तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार मेरे ख्याल से आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आता है। तो कहा है 21 तारीख से 5 दिन, 21 तारीख से, तो 21 को गिनना है हमको। 21 तारीख को क्या गिने हैं, 21 तारीख शनिवार है, फिर एक दिन यही हो गया, फिर से रविवार 2 दिन, सोमवार 3 दिन, मंगलवार 5 दिन, 4 दिन, तो शनिवार रविवार, मंगलवार, बुधवार, 1 2 3 4 5, बुधवार, बृहस्पतिवार। कैसे कर रहा हूँ यार। तो 21वीं तारीख को कौन सा होगा, ठीक है। तो ये शनिवार है, 21वां दिन शनिवार है, तो शनिवार हो गया ये। अगला दिन होगा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो बुधवार होगा। इसका सी आंसर सही है, बुधवार ही होगा। एक आसान क्वेश्चन था। अगला है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEACHING शब्द को CHEATING चीटिंग लिखें तो कोड इसका है, तो सांकेतिक भाषा में ग्रेडियंट का शब्द क्या होगा। तो पूछा, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन आता है ये सिंपल भाषा में, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है हमको। तो जब लिखेंगे टीचर, TEACHING, तो हम नंबरिंग कर लेते हैं इसका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका नंबरिंग जो है अब इसे मिला लेते हैं। तो सी का कितना है, 4 है, फिर एच का 5 है, ई का 2 है, ए का 3 है, टी का 1 है, फिर 6 है आई का, और एन का 7 है, और जी का 8 है, ठीक है। तो इतना हो जाएगा 4 5 2 3 1 6 7 8, ठीक। तो इस प्रकार जो है टेक्निक का जो टीचिंग का जो अर्थ बदल के इतना बताया गया। तो अब ग्रेडियंट का कितना होगा, तो ग्रेडियंट का 1 2 3 4 करके लिख देते हैं। तो तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 होगा, 6 7 ये 8 होगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि डार्जेंट का क्या होगा। तो इसका जो पूछ रहा है कोडिंग शब्द कोड क्या होगा, तो इसमें भी इसी चौथा पे क्या है, तो डी है, फिर 5 पे आई है, ठीक है। 2 पे क्या है, आर है, 3 पे ए है, जी पे आई है, 1 पे जी है, 6 पे ई है, एन पे 7 है, टी पे 8 है। अरे 7 पे क्या है भाई साहब, तो 7 पे है एन और इस पे टी, तो DIRAGENT, DIRAGENT, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ए वाला ठीक है, कुछ नहीं करना, नंबरिंग करके बस सीधे लिख देना है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व को पूर्व का आगे जाता है, तो मान लीजिए, तो ये जो है मान लीजिए है, अब कहा दक्षिण पूर्व को पूर्व मान लेते हैं। दक्षिण पूर्व ये होता है, दक्षिण पूर्व ये है, इसको हम पूर्व मान लेते हैं। तो तब ये वाला इधर लाए हैं 45 डिग्री, तब ये पूरब हुआ है। तब दक्षिण पूर्व क्या है, दक्षिण पूर्व यहाँ चला जाएगा, फिर दक्षिण यहाँ आ जाएगा, फिर जो है दक्षिण और वेस्ट कहाँ जाएगा, दक्षिण पश्चिम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब पश्चिम यहाँ आ जाएगा, फिर उत्तर पश्चिम यहाँ आ जाएगा, और उत्तर जो है ये हो जाएगा, और ये क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा, नॉर्थ ईस्ट ये होगा, ठीक है।
तो पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम को दक्षिण मान लिए, आगे भी यही परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर को क्या लिखेंगे, ये उत्तर है, इसको उत्तर पश्चिम लिखेंगे। ठीक है, तो डी आंसर से उत्तर पश्चिम लिखेंगे। आसान क्वेश्चन था ये। अगला है, एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है तो उसका मुंह जो है पूरब की ओर है। ठीक है, इधर पूरब की ओर देख रहा है, ये पूर्व की ओर है। फिर वह बाएं, तो पूर्व की जब उसका मुंह तो उसका बायां जो होगा इधर होगा। ठीक है, इस साइड में, यहाँ मान लीजिए खड़ा है तो उसका बायां इधर होगा उत्तर में, तो अपने बाएं चलता है, बाएं चलता है वो कितना 10 किलोमीटर बाएं चलता है। फिर वो अपने दाएं घूम जाता है, दाएं जब घूमेगा, बायां चला दायां घूमेगा तो इधर घूमेगा, दायां घूमता है और 5 किलोमीटर चलता था, 5 किलोमीटर चला, फिर वह 5 मीटर दक्षिण की ओर मुड़ जाता, तो उत्तर चला ये तो दक्षिण मुड़ जाता 5, तो 5 यहाँ बच गए, तो 5 दक्षिण आ गया। ठीक, दक्षिण की ओर जाता है और वहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर आता है, तो फिर 5 मीटर फिर पश्चिम की ओर आया, तो फिर यहाँ आ गया, तो 5 मीटर इधर पश्चिम की ओर आया। अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है, तो अपने जो मूल स्थान उसका था यहाँ से, तो उसके उत्तर दिशा में है। ठीक है, सी आंसर से ये उत्तर दिशा में है इसमें। ठीक, तो उत्तर दिशा में है। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस देखना है आपको, दाएं बाएं में घुमाना है। अगला क्वेश्चन है कि बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, तो बस में मान लीजिए एक लड़की बैठी है, इसकी ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा कि वह मेरी पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो मेरे पत्नी की पत्नी की, मेरे पिता के पत्नी की, तो इसके पिता के, इसके ये लड़की के लिए कह रहा है कि इसके, यह मेरे पिता के इकलौती, वो मेरे पिता की पत्नी की, जिनकी पत्नी इसकी माँ हुई। ठीक है, तो इसकी माँ भी उसकी पत्नी हुई, तो इकलौती पुत्री की पुत्री है, पुत्र की पुत्री है, तो वो मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो मतलब इसी के पुत्र की पुत्री है ये, तो क्या होगा, पुत्री होगा। बी आंसर सही है इसका पुत्री ही है वो। देखो 4 नंबर के बी आंसर सही है कि वो अपनी पुत्री के बारे में बता रहा है उसको। 105 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां आता है, राम का स्थान ऊपर से 16वां आ गया और नीचे से 15वां आ गया, 15वां आ गया। ठीक है, तो बताइए कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो 15वां, एक ही को 2 बार गिन लिया गया। ठीक है, 15 30 लोग आएंगे। ठीक है, तो 105 नंबर का जो आंसर होगा उसका ए आंसर सही होगा, 30 लोग आएंगे, क्योंकि 16 15 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, तो इसको जो है राम को 2 बार गिना गया है, 30 वजह से 1 घटा देंगे उसको। 15वां भी राम है, 16वां भी राम है, तो राम को 2 बार गिना गया है, तो 1 कम करने के लिए 1 घटा देंगे उसमें। 106 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के चौथे स्थान पर आएगा, तो चौथे स्थान पे कौन सा आएगा, तो ABACK, ABASH, ABACUS और ABAND। ए बी तो सब में कॉमन है, ABA। ठीक है, उसके बाद सी आता है, फिर यस, तो सी आएगा, तो सी में फिर इन दोनों में से कोई एक आएगा। सी के बाद में फिर के आएगा, फिर यस इसमें दे दिया है। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही होगा। जब इसको मिलाएंगे तो सी इसका चौथे स्थान पे आ जाएगा, पहले पे ये दोनों में से कोई आएगा, तो CUS होगा, तो ये ए सबसे पहले पे आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा ABANDON, चौथे पे आ जाएगा। ठीक है, तो सी आंसर सही है। शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा तो ABASH। ठीक है, 106 का सी आंसर सत्य है। अगला है 107 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है, तो सार्थक क्रम बताना है हमको। तो बीज है, फल है, पौधा है, भोजन है, कि पहले बीज बोया जाएगा, बीज बोया गया, फिर से पौधा हुआ, फिर फल आया, फिर भोजन आया। ठीक है, तो कौन सा है इसमें, तो ए बीज 1 हो गया, फिर पौधा होगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 2 4। ठीक है, सी आंसर सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इसमें, तो इस तरह क्वेश्चन UPSC में एक क्वेश्चन पूछता है ये वाला, तो बस इसमें साइकिल बनानी है, एक ही क्रम बार बार रिपीट करेगा, वही बनाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 है इसमें, ठीक है। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, ऐसा करेंगे क्रम बने, ठीक। तो सी रखते हैं, सी रखें पहले ये वाला, ठीक है। तो सी ए सी सी ए एक हो गया, ठीक है। फिर क्या आएगा, तो आएगा सी 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 ए सी सी ए, अच्छा ऐसे आएगा सी ए, फिर यहाँ पे सी आ गया, फिर सी ए, फिर सी सी ए, फिर यहाँ पे ए आएगा सी सी ए ए, फिर सी 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 ए ए ए, फिर ये आएगा, फिर सी 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 ए ए ए, ठीक है। तो जितनी बार सी उतनी बार ए, ठीक। तो आंसर क्या होगा इसका, तो सी ए ए ए ए, तो सी ए ए ए बी आंसर इसका सही है, ठीक है। तो यहाँ 3 बार 4 बार ए है तो 4 बार सी है, यहाँ पे 3 बार सी है तो 3 बार ए है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 7 23 95, तो नेक्स्ट कोई जो इसका होगा क्या होगा, ठीक है। तो अब 3 के साथ कैसे जाएंगे, तो 3 गुणते 2 + 1, फिर 7 गुणते 3 + 2, अब 23 गुणते 4 + 2, 3 हो गए, बढ़ रहा है ना एक, फिर 95 गुणते 5 + 4, तो यही करना है, ठीक है। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 479, ठीक है। इसका बी आंसर सही है 479, इसका नेक्स्ट क्रम जो होगा 479 होगा, ठीक। अब लेक को हम PEOI लिख सकते हैं, तो मीट को क्या लिख सकते हैं, तो लेक L होगा 12, ये होगा 1, के होगा 11 और ई होगा 5, ठीक। तो अब देखते हैं, तो लेक को क्या बनाया है, PEO बनाया है, तो P 16 हो गया है, तो +4 जोड़ा है इसमें, 12 में +4 जोड़ा है तो 16 हो गया, तो +4 करना है पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या करना है, तो 1 में 4 जोड़ना है, तो फिर +4 करना है, सब में +4 कर देना है। तो M में +4 करेंगे हम, तो M में जब +4 करेंगे हम तो Q आ जाएगा, E में +4 करेंगे EF GH I आ जाएगा, ठीक है। ABCDEF 4 जोड़ेंगे इसमें E आ जाएगा, और जो T है 24 मान लेते हैं इसको, सॉरी T है, T कितना है, T 20 होता है, 20 मान लेते हैं, तो 20 में 4 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 पे X आता है, तो QIEX इसका बी आंसर सही है, बी आंसर 110 का बी आंसर, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, इसका मूल कारण क्या है, कर्क रेखा का इसका निकट होना, पत्थरों एवं पहाड़ियों की अधिकता नहीं, जल संसाधनों में कभी भी नहीं, उपरोक्त में सही भी दिया है, तो इसमें उपरोक्त सही नहीं है, कर्क रेखा के निकट इसके जो निकटता होने के कारण जो है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में से किस एक में भावर का क्षेत्र विस्तारित नहीं है, विस्तार नहीं पूछा, तो सहारनपुर, पीलीभीत, लखीमपुर, गोरखपुर, तो गोरखपुर में नहीं है, बाकी सहारनपुर, पीलीभीत और लखीमपुर में। तो जो भावर क्षेत्र होता है वो कंकड़ पत्थरों का बना होता है, तो नदियाँ यहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं, फिर जहाँ वो उदित होती हैं, जहाँ पे उदय होता है, फिर दोबारा से उनका इनके अंदर से जब निकलती हैं वो, तो वो जो है तराई का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो जो जो इन क्षेत्रों का जो विस्तार है, भावर क्षेत्रों का जो विस्तार है, वो उत्तर प्रदेश में बिजनौर से सहारनपुर या लखीमपुर ज़िले में है, ठीक है। बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और लखीमपुर है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आकृति उत्तर प्रदेश के राज्य की चिन्ह पर अंकित नहीं है, तो मछली है, तीर है, धनुष है, सारस नहीं है, ठीक है। मछली, तीर, धनुष तो है, सारस इसमें नहीं है, 13वें का जो बी आंसर सही है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, ये बात सही है। अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है, तो ये भी ठीक है। अमरूद के लिए जो
प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है। उन्नाव में पुष्प इत्र का निर्माण होता है। तो पुष्प इत्र का नया उन्नाव में नहीं, कन्नौज में होता है। तो इसी में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, कन्नौज में होता है, ठीक है, कन्नौज है वो, उन्नाव नहीं है। तीसरा गलत है, तो 1 2 सही है, सी आंसर इसका सत्य है। अगला 115 नंबर का है, निम्नलिखित में से उद्योग है और केंद्र है सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो सिगरेट का उद्योग गाजियाबाद, बेंत का उद्योग बरेली में, दरी का उद्योग मिर्जापुर में, मिट्टी का खिलौना अलीगढ़ में। तो मिट्टी खिलौना अलीगढ़ में नहीं, अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जो मिट्टी के खिलौने हैं तो आगरा में, गोरखपुर में प्रसिद्ध हैं। अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध है, ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेतवा नहर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता। तो बेतवा जिले से कौन सा नहीं होता। तो झांसी होता है, हमीरपुर होता है, बांदा होता है, जालौन होता है कि नहीं होता। 116 नंबर क्वेश्चन बताना है। जालौन होता है, बांदा नहीं होता, ठीक है। डी आंसर से बांदा इसमें नहीं होता। बाकी बेतवा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर है। यहाँ से झांसी से 25 किलोमीटर दूर जो परीक्षा नामक स्थान है, तो परीक्षा डैम से निकलती है ये। झांसी में परीक्षा डैम है, वहाँ से निकलती है। इस नहर द्वारा झांसी, जालौन एवं हमीरपुर जिलों को मिलती है। झांसी, जालौन, हमीरपुर 3, ठीक है। तो 3 जिले पाते हैं, झांसी, जालौन नहीं, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ठीक। 117 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिएटोफाइट्स पौधे क्या पाए जाते हैं। तो प्रिएटोफाइट्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। आर्द्र भूमि स्थलों में, मरुस्थलों में, नदियों के तट, टुंड्रा प्रदेशों में। तो कहाँ पाए जाते हैं ये, तो मरुस्थलों में पाए जाते हैं, बी आंसर सही है। तो जो फिएटोफाइट पौधे होते हैं मरुस्थल में पाए जाते हैं, और इन पौधों में जड़ें अत्यधिक लंबी होती हैं। ये भूमि में काफ़ी गहराई तक जल को ढूंढते हुए चले जाते हैं, अवशोषण के लिए जाते हैं, ठीक है। तो बी आंसर सही है इसका। 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम भी है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम भी है। तो सभी उपस्थित हैं, डी आंसर सही है, सभी लोग उपस्थित हैं। कभी कभी पूछता है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग लिमिटेड का स्थापना 1998 में हुई थी, 1958। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो है 1954 में हुई थी, और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम जो है 1961 में हुई थी। तो इसको भी कभी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा इसको। 119 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, बताना है। तो काशी गंगा लौकी की प्रजाति है, ठीक है। शुष्क सम्राट धान की प्रजाति है भी, ठीक है। ग्रीन गोल्ड चाय की एक किस्म है, तो ये भी ठीक है। तो सभी कथन सत्य है, डी आंसर सही है। 120 से कर्मा निम्नलिखित में से किस जनजाति का नृत्य है। तो कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति करती है। तो खरवार करती है, बी आंसर सही, इंपॉर्टेंट है ये। खरवार जो है कर्मा नृत्य करती है। खरवार जनजाति जो उत्तर प्रदेश के मुख्यतः सोनभद्र जिले में पाई जाती है। इसका मूल निवास क्षेत्र जो है वो पलामू, झारखंड में है। और कर्मा जो है खरवार जाति का नृत्य है, लोक नृत्य है, ठीक है। तो 120 तक तो हो गया है। बाकी जो है 121 से लेके 140 तक जो 20 क्वेश्चन है वो सारे जो हैं करंट अफेयर 2023 के क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर 2023 जो है मार्च का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन ही इसमें हमने किए हैं। तो अच्छा लगा होगा सेशन, तो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो जो करंट अफेयर्स हम छोड़ रहे हैं, तो मान लीजिए मार्च में हमारा एग्जाम, मार्च में तो नहीं होगा, अप्रैल मई जून 3 में होता है अगर, तो ये 6 महीने का जो करंट अफेयर चलता है मतलब अगस्त से, और जब तक होगा उसे 1 महीने पहले तक हम लोग करंट अफेयर देख लेंगे, तो आएगा उसी में से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब करंट अफेयर उस समय देखेंगे, तो डिटेल से बढ़ा देंगे, तो टेंशन नहीं लेना किसी चीज़ का, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।